Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. Now students, in continuity with the previous lecture related to the important question of the current electricity, we have the next question is the following graph shows the variation of terminal potential difference V across a combination of the three cells in series to a resistor versus current I. मतलब क्या है, आपको ना यहाँ पे उन्होंने ग्राफ दे रखा है, ग्राफ गिवन है, ग्राफ है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वर्सेस आई का, क्योंकि अभी जो मैंने प्रीवियस वीडियो बताई थी उसमें हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, इसी चीज के बारे में डिस्कस किया था। जो पहले क्वेश्चन था कि जो ग्राफ आई और बी के बीच में आया था वो आपके पास इस टाइप से आया था। ये जो ग्राफ है तीन सेल्स के कॉम्बिनेशन के लिए बना हुआ है अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। में कुछ भी कंसीडर कर सकता हूं, जैसे अगर हम डायग्राम बना ले तो हमारे लिए ना क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो मैंने ये किया और उसके क्रॉस मैंने ये रेजिस्टेंस लिया कैपिटल आर। क्लियर, ये मैंने ले रखा है और इन सब की ईएमएफ कितनी मैंने ली ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लिया मैंने स्मॉल आर। क्लियर, अब देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे ग्राफ इनके लिए गिवन है। आपने पहले बताना है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द ईच सेल। आपने एक सेल की ईएमएफ बतानी है कि यहाँ पे होगी क्या आपके पास। क्लियर, देखिए फर्स्ट पार्ट को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, मैं नेट रिजल्ट लिखता हूं, जैसे आपके पास ये होता है। क्लियर, ये मैंने लिखा E इक्विवेलेंट और ये मैंने लिखा R इक्विवेलेंट, मतलब ये टोटल कॉम्बिनेशन के लिए। क्लियर, आपको पता है कि जब यहां पे करंट का वैल्यू 0 होगा तो उस टाइम क्या होगा कि जो आपके पास वोल्टेज होगी वो मैक्सिमम होगी, और वोल्टेज जब मैक्सिमम होती है वो कौन सी होती है, ईएमएफ ही होती है ना। तो मैंने वही चीज यहां पे करनी है, जब आपके पास यहाँ पे I का वैल्यू 0 होगा तो उस टाइम पे V का वैल्यू आपके पास क्या होगा, 6 वोल्ट होगा। तो वो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो मैंने यहाँ पे यूज किया 6 वोल्ट, और यहाँ पे E इक्वलेंट 3 सेल्स है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया 3E लिख दिया, और ये तो कितना हो गया 0, और R इक्विवेलेंट कितना होगा सीरीज में 3R, ये तो 0 आ जाएगा। तो 3E किसके इक्विवेलेंट आ गया 6 के, तो E क्या आ गया आपके पास 2 वोल्ट आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ईएमएफ होगी ईच सेल की वो कितनी होगी, 2 वोल्ट की होगी। तो ये मुझे यहां से क्लियर हो गया। क्लियर, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट मैं लिख लेता हूं कि मेरे पास जो रिजल्ट आया है, जो ईएमएफ आई है वो एक सेल की कितनी आई है, 2 वोल्ट आई है। अब आता है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द ईच सेल, ये तो हो गया। फॉर व्हाट करंट आई विल द पावर डिसिपेशन ऑफ द सर्किट बी मैक्सिमम, किस करंट की वैल्यू के लिए जो पावर डिसिपेशन है सर्किट में मैक्सिमम होगी। देखिए पावर डिसिपेशन सर्किट में मैक्सिमम तब होती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो एक्सटर्नल के इक्विवेलेंट होता है। तो एक कंडीशन बेसिकली हमें पता होनी चाहिए। मींस मैं यहां पे लिख देता हूं पावर dissipation in circuit will be maximum when, मैं यहां पे ये एक्सटर्नल है, इंटरनल कितना है 3R, मतलब जब 3R क्या होगा कैपिटल R के इक्विवेलेंट होगा। मतलब ये 3R क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्लियर, अगर मैं इसमें करंट कैलकुलेट करता हूं तो करंट टोटल क्या होगा, वोल्टेज टोटल 3 है और रेजिस्टेंस कितना है, ये 3R और ये कैपिटल R, तो कितना आएगा 3R प्लस कैपिटल R। क्लियर, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जब मैं कहता हूं यहां पे V का वैल्यू 0 होता है तो उस टाइम करंट आपके पास कितना होता है, 2 एम्पियर होता है। ठीक है, तो एक रिजल्ट में यूज कर रहा हूं V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। क्लियर, अब देखिए आपके पास यहां पे क्या है, यहां पे आपको पता है कि ये इसके इक्विवेलेंट होगा। क्लियर, मुझे यहां पे क्या पता है कि जब मैं V का वैल्यू यहां पे 0 कर रहा हूं उस टाइम करंट क्या आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है। तो मैंने यहां पे जब इसका वैल्यू 0 पुट किया तो ये तो कितना है 3E है, माइनस ये कितना है 2 है, और यहां से क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट आ जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना है 3R है आपके पास, ये आप पुट कर दो तो आपके पास यहां पे कितना आ गया, ये 3E इक्वल टू 6R, तो 2E इक्वल टू क्या आ गया
सॉरी E बाई 2 कितना आ गया आपके पास, R आ गया। क्लियर। अब E का वैल्यू कितना है, A की EMF कितनी है 2, मैं यहां पे पुट कर दूंगा। तो स्मॉल r का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, 2/2 इक्वल टू 1। क्लियर। तो देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया एक सेल का, तो 3 सेल का क्या बनेगा, 1 + 1 + 1 3 ओम। मतलब ये कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। करंट आपके पास इस रिलेशन से आएगा, बट आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए। जब V का वैल्यू 0 गया तो I आपके पास कितना है 2, मैंने पुट किया, ये मेरे पास ऑलरेडी आ चुका था, तो मैंने पुट कर दिया जस्ट इसका वैल्यू, और यहां से मेरे पास R आ गया। R कितना है आपके पास 1 ओम। क्लियर। अब मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो यहां से R का वैल्यू कितना आया आपके पास 1 ओम। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, I इक्वल टू 3, E का वैल्यू 2 पुट किया 3, और ये किसके इक्वलेंट है 1 के, प्लस और ये आपके पास किसके इक्वलेंट है, टोटल इसके इक्वलेंट है। तो इसका टोटल वैल्यू कितना है, अगर मैं R का वैल्यू 1 पुट करता हूं तो कैपिटल R क्या आएगा 3 आएगा। तो ये कितना आ गया 6/6 आ गया। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 एम्पियर। जस्ट किया कुछ नहीं है, हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए, और यहां पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। E का वैल्यू पुट किया, और ये R1 आया था 1 पुट किया, और 3 × 1 3 आएगा, और कैपिटल R इसके इक्वलेंट है 1 पुट करोगे तो, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो आपके पास ये कैंसिल है। मतलब थोड़ा ये है, ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। पहले ये अगर 0 होगा तो ये देखना है मैंने, और जब ये 0 होगा देन ये। अगर आप ऐसे कॉन्सेंट्रेट करोगे, और एक कंडीशन मस्ट है कि आपके पास पावर डिसिपेशन मैक्सिमम तब होती है जब इंटरनल क्या होता है एक्सटर्नल के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? Now student, next question is, at room temperature 27 degrees Celsius the resistance of the heating element is 100 ohm। मतलब क्या है कि पहले आपको 27 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस गिवन है वो है 100 ओम। मतलब 100 ओम का रेजिस्टेंस मुझे गिवन है। क्लियर। उसके बाद क्या, एट व्हाट टेम्परेचर डज द एलिमेंट चेंज टू 117 ओम। मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज कर जाए 117 ओम में, मतलब 117 ओम उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। आपको सिंपल सी बात पता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो कंडक्टर में, देन आपके पास क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास रेजिस्टेंस था ये स्टार्टिंग वाले टेम्परेचर पे था, और ये जो रेजिस्टेंस था ये मेरे पास बाद वाले टेम्परेचर पे है। क्योंकि ना सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कौन से टेम्परेचर पे कौन सा रेजिस्टेंस होगा, और एक सिंपल सी बात है कि ये इंक्रीज कर रहा है तो ये फाइनल टेम्परेचर पे होगा, और ये क्या होगा इनिशियल टेम्परेचर पे होगा। क्लियर। उसके बाद क्या है, उन्होंने दिया गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब आपके पास अल्फा का वैल्यू गिवन है 1.70 into 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर। और आपने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे टेम्परेचर बेसिकली फाइंड आउट करना है कि किस फाइनल टेम्परेचर पे होगा। पहले T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस मेंशन है। क्लियर। अब स्टूडेंट इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन पता है क्या होती है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना। अब आप देखिए हमें ना हमेशा यहाँ पे चेक करना होता है जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है वो क्या मेंशन है, वो पर डिग्री सेल्सियस में मेंशन है, तो इसको भी डिग्री सेल्सियस में रहने दो। अगर मान लो ये कुछ न्यूमेरिकल है हमारे पास कि जिसमें केल्विन में मेंशन है, तो ये भी केल्विन में आप कन्वर्ट करो। देन यू हैव टू सी कि क्या आपके पास है, क्योंकि ना कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे हमें केमिस्ट्री में क्या होती है एक हैबिट पड़ रही होती है कि क्या कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम चेक करते हैं कि जब हमारे पास एक कॉन्स्टेंसी पैरामीटर पर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो ये भी डिग्री सेल्सियस में आप लोग। क्लियर। तो आपके पास क्या होता है फार्मूला, अल्फा इक्वल टू RT2 माइनस RT1 डिवाइड बाय RT1 T2 माइनस T1। आपके पास अल्फा का वैल्यू क्या है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। RT2 कितना है आपके पास 117 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, और ये T2 फाइंड आउट करना है, और T1 कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू किसके है, यहां पे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पे
100 इंटू T2 माइनस 27, ये आपके पास आएगा। क्लियर? अब यहां से कैंसिलेशन हमने करनी है। जब मैं इसको इसके साथ कैंसिल करूंगा तो यहां पे कितना आएगा, 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू 1/100 T2 माइनस 27। क्लियर? अब 100 को जो मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, 10 आता है। तो ये 10 आएगा इंटू 10⁻⁻⁴ T2 माइनस 27 इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻³ T2 माइनस 27 इक्वल टू 1। इसको इस साइड शिफ्ट कर दोगे तो प्लस हो जाएगा। T2 माइनस 27 इक्वल टू कितना आएगा, 10⁻³ 10⁻³ का मतलब क्या होगा, 1000। तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब 27 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 1027 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास फाइनल टेम्परेचर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपने ही पता करना था ना, एट व्हाट टेम्परेचर डज द एलिमेंट चेंज टू द 117 ओम। तो इतने टेम्परेचर पे आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो 117 ओम। मतलब क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं सॉल्व करने, यू जस्ट नो द फार्मूला। और कैलकुलेशन का थोड़ा ये पता होना है, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन रिलेटिवली इजी होती है, हमें टिपिकल लगती है, बट जब आप कैलकुलेट करने लगते हो तो इजी है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अल्फा डिग्री सेल्सियस में तो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रखो, अगर ये केल्विन में है तो यहाँ पे केल्विन में। क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।